हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 1 साइंस इवोल्यूशन जीवों का विकास का वन शॉट वीडियो पर पूरा एनालिसिस करेंगे चैप्टर्स को और वन शॉट वीडियो पर ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को एक साथ ख़त्म करना है और पूरे टॉपिक्स को कवर करना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम वाले देते हैं दो जहां पर से भी देना है। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि ये चैप्टर्स को कवर कर लिए होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आपका आता है इस चैप्टर का तो ये बूस्टर डोज का काम करेगा। ये वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको समझना है ऑडियो बुक की तरह समझेंगे। जहां पर टारगेट करेंगे क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर किस आधार पर है। साथ में इसमें ऑब्जेक्टिव निकालेंगे कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बीच बीच से आता है। कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर फिक्स नहीं होता है, वेरिएट करता है, लगातार परिवर्तित होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे निकालते हैं, पाठ कैसे पढ़ते हैं, तो इसको एक ऑडियो बुक और एक कहानी की तरह समझे ताकि ये चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन यानी कि जीवों का विकास। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान का ये पहला चैप्टर यानी कि विज्ञान का बायोलॉजी का ये पहला भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर रीड करेंगे इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, विकास और चयन के बारे में जानेंगे कि विकास और चयन एक्चुअल में होता क्या है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज in all form of life over generation. This chapter focuses how species adopt and change over time. यानी कि विकास पीढ़ियों के दौरान जीवन के सभी रूपों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी कि जीवों में हो रहे परिवर्तनों को ही हम विकास के क्रमों में जानेंगे, किस प्रकार से विकास हुआ, मानव का विकास, पृथ्वी का विकास, ये सब इसमें कॉन्सेप्ट आता है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि समय के साथ प्रजातियां कैसे अनुकूलित और परिवर्तित होती है। पहले मानव को देखे होंगे, मानव का स्वरूप कैसा होगा, लगातार मानव ने अपने आप को क्या किया है, परिवर्तित किया है। तो इस तरीके से ये पहला टॉपिक हो जाता है जहाँ पर से शुरुआत हुई। अब शुरुआत का आगे की ओर बढ़ने वाले। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। तो ये दो तरीका पढ़ेंगे, टू टाइप्स ऑफ द सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। फर्स्ट वन इज द नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम पर पूछा जाता है, किस तरीके से आपको याद रखना है ताकि उसको एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले किसी चीज़ को पूछा जाता है तो उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, फिर बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस वेयर नेचर सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म विद ट्रेट दैट हेल्प दैम सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन देयर एनवायरनमेंट। तो ये आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकृति उन जीवों का चयन करती जो पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इसका जो चयन किया जाता है वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है, जिसमें जीवों को पर्यावरण के अनुरूप ढलना जरूरी है जीवित रहने के लिए। उनको जीवित सर्वाइव करना है तो अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाना होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट को यहाँ पर इंक्रीज करना होता है। अगर रिप्रोडक्शन रेट अगर इंक्रीज नहीं होता है तो उनकी सारी प्रजातियाँ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एजेंट की बात करेंगे। तो नेचर प्ले द रोल ऑफ द सेलेक्टर, प्रकृति चयनकर्ता की भूमिका निभाती। यहाँ पर जो चयनकर्ता सेलेक्टर होते हैं यहाँ पर वो नेचर होते हैं। स्पीड होती है
क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा चयन किया जा रहा है। तो प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वो एक धीमी प्रक्रिया होती है। प्रकृति में अचानक परिवर्तन नहीं होता है, धीमा धीमा आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन होता है, स्लोली एक प्रोसेस चलता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो ये आपको आगे चल कर काम आने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों और मनुष्य का जो विकास हुआ वो इसी नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक चयन में आता है। इसको किसने दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसका है आपका चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रुसेल वेलेस। ये है इसका आंसर जो ऑब्जेक्टिव पर पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको याद कर लेना है। इस तरीके से आपको पहला टॉपिक हो जाता है कवर। उसके बाद बात करेंगे आपके टॉपिक ए का, फिर बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे टॉपिक बी की। तो टॉपिक बी पर क्या दिया गया है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी कि कृत्रिम चयन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर ह्यूमंस सेलेक्ट स्पीसीज डिजायरेबल ट्रेट इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड ब्रीड दैम, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य पौधों और जानवरों के विशिष्ट वांछनीय लक्षणों का चयन करते और उसका प्रजनन करते हैं। सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो इसका जो चयन होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। मनुष्य किसी भी प्रजाति को कृत्रिम तरीके से बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसमें परिवर्तन ला सकती है, उनके लक्षणों को चेंज किया जा सकता है, डिजायरेबल ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रजाति की बात करेंगे, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर्स की हो, तो ये आपका ये समझ में आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसके एजेंट की बात करें तो मनुष्य चयनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। ह्यूमंस प्ले द रोल ऑफ द सेलेक्टर। फिर इसमें जो स्पीड की बात करेंगे तो यह प्रक्रिया तेज़ी से होती है क्योंकि मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें वेरिएशन काफ़ी होती है, तो ये प्रक्रिया क्या होता है, तेज़ी से होता है। यहाँ पर से आपको थोड़ा सा वेरिएट करके घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानने को आना चाहिए। जहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा है, कृत्रिम चयन में आएगा तो मॉडर्न डॉग ब्रीड्स ऑफ द डॉग, यानी कि पालतू कुत्तों की आधुनिक नस्लें, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसी क्वेश्चन को बदल के इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि आपको आंसर ढूंढने में इजी हो जाएगा, ताकि ये आप आसानी से समझ पाएंगे। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पैडी, तो शब्दों को देखकर आपको समझाना है। पैडी धान के बारे में बोला गया है, एंड व्हीट, धान और गेहूं की विभिन्न किस्में किस परिवर्तन का पार्ट से बोलेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। पालतू कुत्ता बोला जाए, मॉडर्न डॉग ब्रीड्स की बात करेंगे तो ये आएगा आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसके बाद बात करें वेजिटेबल डिराइव फ्रॉम वाइल्ड कैबेज नॉट एक्सपेक्टली इन द वेजिटेबल्स। फिर है आपका जो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वेजिटेबल डिराइव फॉर वाइल्ड कैबेज। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक्स रहने वाला है, तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे, डॉग ब्रीड के बारे में पूछेंगे, आंसर होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चाहे पैडी के बारे में पूछे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वाइल्ड कैबेज के बारे में पूछेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इस तरीके से आपको शब्दों को ढूंढना है ताकि आप आसानी से उसको कर पाएंगे। उसके बाद है, ये तो हुआ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि विकास के प्रमाण यानी कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसको हम क्या पढ़ेंगे। द चैप्टर डिस्कस 3 मेन बायोलॉजिकल एविडेंस प्रूव दैट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो ये हमको कैसे पता चला कि विकास हुआ है, आप बताइए विकास कैसे हुआ है, ताकि
हमको समझ में आएगा कि विकास कैसे हुआ है और विकास कैसे कैसे होता गया है, ताकि हम इसको समझ जाएंगे तो लिख पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो बेटा ये है आपका बूस्टर डोज। इस बूस्टर डोज को आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ में आएगा और इसको आप आसानी से कर पाएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। अगेन रिपीट, नॉट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्लियर करते जाना है, ताकि एक एक चीज़ आपकी बात आपकी मेमोरी तक ये बातें पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर होमोलॉगस ऑर्गेन, समजात अंग के बारे में बात करेंगे। नाम से समझ आ रहा है, होमो का अर्थ होता है समान, होमो का अर्थ होता है समान यानी कि सम। यहाँ पर ऑर्गेन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सिंपल भाषा में बोला जाए तो होमोलॉगस ऑर्गेन का मतलब होता है होमो यानी कि इनका जो स्पीसीज होंगे, इनकी जो प्रजातियां होंगी वो सेम होंगे, लेकिन इसके जो कार्य होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो उसे कहा जाएगा आपका समजात अंग कहा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर इंडिकेशन की बात करेंगे। दे सजेस्ट अ कॉमन एंसेस्टर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये एक समान पूर्वज का संकेत देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको समझ गए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा, साथ में आपको बुक में आपको दिया गया है, इनके एग्जाम्पल्स को याद करना है। तो 4 limbs ऑफ डॉग यानी कि रनिंग, शिप इज़ अ वॉकिंग, whale इज़ अ स्विमिंग एंड बैट इज़ अ फ्लाइंग। कुत्ते, भेड़, whale और चमगादड़ के अग्रपात क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे समजात अंकों का। ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट टस्क यानी कि मानव के दांत और हाथी के दांत, ये भी आपके सेम होमोलॉगस ऑर्गेन में आएगा। हार्ट ऑफ वर्बिट्रेट एनिमल्स, कशेरुकी प्राणियों का हृदय, उनके हार्ट्स होते हैं, ये भी एग्जाम्पल है होमोलॉगस का। उसके बाद बात करेंगे आपके अगला, तो यहाँ पर जो दिया है वेजिटेबल लाइक कैरोट एंड रेडिश रूट और पोटैटो स्टेम, ये भी आपका आएगा होमोलॉगस ऑर्गेन के बारे में। तो ये हो गया आपका वेजिटेबल कैटेगरी, ये हो गया एनिमल कैटेगरी का, और ये हो गया टीथ कैटेगरी का, और ये हो गया हार्ट कैटेगरी का। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, एक एक जगह पर आपको कैमरे की तरह नज़र रखना है, कहाँ पर कौन सा शब्द बन रहा है आपको समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे एनालॉगस। एनालॉगस अपोजिट होता है होमोलॉगस का। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट विपरीत करना है किसी के लिए, तो वो तो आसान हो जाता है। तो अब एनालॉगस ऑर्गेन को पढ़ते हैं। एनालॉगस का मतलब होगा ऑर्गेन दैट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन होगा वो सेम होगा। दिस इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गेन। वे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, उनके कार्य समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एनालॉगस कहते हैं, समवर्ती अंग कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाता है। इस तरीके से इसको समझ में आ गया, जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन कार्य कैसे होते हैं, वर्क इज़ द सेम। फिर इंडिकेशन की बात करेंगे, तो इंडिकेशन को पहचान लेते हैं। दे शो एडॉप्टेशन सिमिलर इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। दिस इज अ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। होमोलॉगस इज अ डाइवर्जेंट, एनालॉगस इज अ कन्वर्जेंट। ये समान वातावरण के प्रतिकूल अनुकूल दर्शाते हैं। फिर बात करते हैं आपके टेक्स्ट से, तो विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, जहाँ पर भी पक्षी वर्ग की बात किया जाएगा, बैट यानी कि चमगादड़ और बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तो
चमगादड़ के पंख और तितली के पंख इसका एग्जाम्पल होगा। तो बैट विंग्स आर मॉडिफाइड ऑफ द लिम्स, स्किन ओवर बोन्स, यानी कि यहाँ पर ये मॉडिफाई हुआ है लिम्स से। उसके बाद वाइल्ड बटरफ्लाई विंग्स आर मेम्ब्रस, स्किन एंड chitin, both are used for flying. This is a concept and this is a reasoning base of the question, also is a important for exam paper. फिर नेक्स्ट है आपका अवशेषी अंग के बारे में भी जान लेते हैं। वेजिस्टियल ऑर्गेन क्या होते हैं, अवशेषी अंग क्या होते हैं, ताकि समझ में आ जाएगा अवशेषी अंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर है ऑर्गेन्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट आर नॉट फंक्शन यूजलेस इन करंट फॉर्म थ्रू दे वर फंक्शनल इन एंसेस्टर, यानी कि हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी अंग नहीं होते हैं लेकिन अन्य जीव जंतुओं के लिए क्या होता है, उपयोगी अंग होता है। ऐसे अंगों को वेजिस्टियल ऑर्गेन्स कहते हैं, वेजिस्टियल ऑर्गेन्स होता है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाता है। नॉन फंक्शनल ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज अ वेजिस्टियल ऑर्गेन। फिर बात करते हैं यहाँ पर शरीर में पाए जाने वाला ऐसा अंग जो वर्तमान में उपयोगी नहीं है, निष्क्रिय है, किसी कार्य का उपयोगिता नहीं है, लेकिन उनके पूर्वज कार्यात्मक थे। इसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन ह्यूमंस, मानव की आंत में पाए जाने वाला एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये आपको नाम याद रखना है। कर्ण पल्लव की पेशियाँ जो कानों में पाई जाती है, कर्ण पल्लव। फिर है आपका निकिटेटिन मेम्ब्रेन इन आई, आँख में जो नीमे से एक पटल होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। फिर बात करेंगे आपके अगला सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंड उसकी थ्योरी को जानेंगे ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और उसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का जो सीप का नाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम के लिए MCQ क्वेश्चन बनता है। तो चार्ल्स डार्विन के जहाज़ का जो नाम था वो HMS बिगल था। स्टडी लोकेशन की बात करें, किस स्थान का उन्होंने अध्ययन किया, तो गैलोपागोस द्वीप समूह, गैलोपागोस आइलैंड का अध्ययन किया उन्होंने। तो इस तरीके से आपने लोकेशन पॉइंट को समझा ताकि आपको ये समझ में आ गया। स्टडी का सब्जेक्ट रहा फिंचेस बर्ड, स्पेसिफिकली देयर बिग्स, फिंच की पक्षी का उन्होंने विशेष अध्ययन किया और उसकी चोंच का अध्ययन हुआ। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। उसके बाद थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अगर चार्ल्स डार्विन, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए MCQ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। इनकी किताब का नाम आपको याद रखना है, एक बार दिमाग में आपको किताब का नाम रख लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपको किताब का नाम अपनी जुबान पर रखना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि आपको कोई भी चीज़ पूछे तो उसको एक कहानी में पिरो दिए और पिरोने के बाद उसको आप आसानी से जब चाहे अपना हथियार बना सकते, अपना औजार बना सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जर्वेशन। ही ऑब्जर्व दैट finches on different island had different beak shapes adapted to their food sources, seed, insect etc. उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीपों पर फिंच के चोंच का आकार उनके भोजन स्रोतों के अनुसार अलग अलग था, तो वहाँ पर भी उनको
फिंच की चोंच भोजन जैसे जैसे करते गए उनमें विविधता दिखाई दी है। किसी की चोंच लंबी थी, किसी की चोंच छोटी थी, किसी की चोंच बड़ी थी। तो इस तरीके से उन्होंने वेरिएशन देखा। फिर है अल्फ्रेड रजल वेल्फेस। तो यहाँ पर है अल्फ्रेड रजल वेलेस। ही ऑल्सो प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सलेक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी कि उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। तो ये है चार्ल्स डार्विन ने भी दिया था, और इसको मॉडिफाई यानी कि उनके बारे में और विशेष रूप से दिया अल्फ्रेड रजेल वेलेस ने दिया। फिर है आपका जो नेक्स्ट है स्टडी सब्जेक्ट की बात करें तो स्टडीज़ बटरफ्लाई, इन्होंने बटरफ्लाई के बारे में किया, टाइगर्स एक्सेट्रा। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। तितलियों, शेरों आदि का अध्ययन किया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ताकि आपको क्वेश्चन पूछे इनके बारे में तो वो आप कर पाएँ। अल्फ्रेड रजेल वेलेस। फिर है आपका अगला, यहाँ पर पढ़ते हैं मुख्य अवधारणाएं और कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, ताकि आपके कुछ परिभाषाएं आपका काम आ जाए। एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट टू द सर्वाइव, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जीवित रहने के लिए आवास में ढल जाता है, वातावरण के अनुरूप ढल जाता है, प्रकृति के अनुरूप अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, ब्लाइंड फिश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्लाइंड फिश जिसको कानी मछली कहते हैं, इन कुटुम्सर केव इट इज़ अडॉप्टेड बाय डार्क केव इन्वायरमेंट by losing its eyesight over generation as it was not needed। कुटुम्सर की गुफा की कानी मछली, तो ये कहाँ की मछली है? कुटुम्सर गुफा की कानी मछली। इसने अंधेरी गुफा के वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया और पीढ़ियों के दौरान अपनी दृष्टि को खो दिया। तो ये निकलता है आपका एडॉप्टेशन, किसी जीव का अपने आवास, अपने पर्यावरण और अपने क्षेत्र के अनुकूल ढल जाना ही आपका कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। फिर बात करेंगे स्पेसिफिकेशन, यानी कि प्रजातिकरण क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इसका मतलब होता है विकास के दौरान इवोल्यूशन हुआ, उसके दौरान क्या होंगे? इवोल्यूशन यानी कि विकास के बाद क्या होंगे? नई प्रजातियों का विकास होगा, न्यू जीवों का क्या होगा? आगमन होगा। तो इसको कहा जाएगा स्पेसिमेन, स्पेसिफिकेशन कहेंगे, यानी कि प्रजातिकरण कहेंगे। तो ये आपका परिभाषा हो जाता है कंप्लीट। फिर आपकी बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज, मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल नाम से समझ में आ रहा है, बायो से संबंधित, बायो रिलेटेड, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली, इंटरब्रीड सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज। जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जिसमें संतानों में विविधता पाई जाती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, इसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल स्पीसीज। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो व्हेन अ ग्रुप लाइक फिंचेस गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट एनवायरनमेंट आइसलैंड, दे adopt differently over time, they become so different that they can no longer breed with the original group। मीन्स जब फिंच जैसा कोई समूह अलग अलग वातावरण में बंट जाता है तो वे अलग अलग तरह से क्या होते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं, क्योंकि एक अलग क्षेत्र को पकड़ लिया, एक अलग क्षेत्र को पकड़ लिया, किसी ने और अलग क्षेत्र को पकड़ लिया, तो वहाँ जैसे जैसे जाएंगे तो उसमें वेरिएशन, उसमें विविधता दिखाई देगा। समय के साथ
वे इतने अलग हो जाते हैं, वे अब मूल समूह के साथ प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्षेत्र बढ़ गया, उनका रेंज बढ़ गया, उनके रहने का तरीका बदल गया। इस तरीके से प्रजातिकरण हुआ, स्पेसिएशन। फिर बात करेंगे आपके अगला टॉपिक, अगला है जीवाश्म के बारे में। तो जीवाश्म को भी फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है बच्चों, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना है। न्यू वीडियो आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा वीडियो को समझाएंगे, ताकि एक एक चीज़ माइंड के अंदर बैठ जाएगा, एक मेमोरी में जमा हो जाएगा, आपके लिए काम आएगा, फ्यूचर में भी आपका काम आएगा। फॉसिल यानी कि जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाश्म क्या होता है? रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन रॉक। तो यहाँ पर से आपको इंग्लिश मीडियम है तो आपको शब्द को ढूंढना है। प्रिजर्व इन रॉक, एंशियंट ऑर्गेनिज्म, इम्प्रेशन रिमेन यानी कि चट्टानों में संरक्षित प्राचीन जीवों के अवशेष या छाप। फॉसिल का मतलब होता है समय बीतते गया, यानी कि विकास हुआ, एक तरफ से विकास हुआ, एक तरफ से विनाश हुआ, फिर विकास हुआ, फिर विनाश हुआ। तो इस तरीके से पृथ्वी में क्या हुआ, जब विनाश होते गए, विनाश होते गए, विनाश होते गए, तो लोग दबते गए, वनस्पति दबते गए, और वो कई वर्षों के बाद चट्टानों में कन्वर्ट हुए, पत्थरों में बदले। तो इस तरीके से इसको कहा जाएगा जीवाश्म कहेंगे। फिर बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, महत्व की बात करेंगे। दे टेल अस अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीसीज लाइक डायनासोर एंड सो लिंक्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। ये हमें विलुप्त प्रजातियों, यानी कि विलुप्त प्रजाति अब क्या हो चुके हैं, विलुप्त प्रजातियों के नाम में आता है डायनासोर। सभी को पता है कि पूर्व यानी कि समय काल में चले जाए तो वहाँ पर डायनासोर का युग हुआ करते थे। लोग बताया करते थे कि डायनासोर का युग था, बहुत ही खतरनाक होता था। इस चीज़ों के बारे में पता चलता है। अतीत और वर्तमान के जीवों के बीच का संबंध दिखता है। तो वहाँ पर आपको डायनासोर एरा में प्लांट की बात करेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन कौन से थे? गिंको, फर्न, मॉस और साइकस। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। डायनासोर एरा की अगर मान लो वन प्लांट की बात करेंगे तो गिंको, फर्न, मॉस, साइकस एक मेमोरी के अंदर चिपका दे। फिर बात करेंगे आपके अगला टॉपिक की, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन पर अंतर करेंगे। अंतर हमेशा बच्चों टेबल के साथ किया जाता है, ताकि आपको 3 कॉलम तो बनाने आना चाहिए। यहाँ पर जो कॉलम बनेंगे, पहले फीचर का कॉलम बनाएंगे, फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन का कॉलम बनाएंगे, फिर नेचुरल सिलेक्शन का कॉलम बनाएंगे। यानी कि 3 कॉलम पर इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले चयनकर्ता पढ़ेंगे। तो चयनकर्ता, इसका चयन कौन करते हैं? अब तो पता चल गया, आरटी। आरटी मतलब ह्यूमंस, डन बाय ह्यूमंस, मनुष्यों द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका निकल कर आ जाता है। तो मनुष्य द्वारा एक किया तो उसका उल्टा क्या हुआ? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा जो चयन होता है उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। ये किसके लिए होगा? वनस्पति जगत के लिए होगा, प्राणी जगत के लिए होगा, यानी कि जंतु जगत के लिए भी होगा। वनस्पति जगत, पूरे प्रकृति में जो बदलाव कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इम्पोर्टेंस होगा एनिमल किंगडम, प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें विविधता चाहिए, और विविधता लाने के लिए प्रकृति में क्या लगता है? समय लगता है। ये होता है फास्ट प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तरीके से आपको कम समय पर रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इस पर रिजल्ट पाने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। तो इसे बदल सकते इच्छानुसार, जैसा मन करे। आपका मन करे सोने का मन करे तो सो जाओ, उठने का मन करे तो उठ जाओ। इस प्रकार से लक्षणों को इच्छानुसार बदला जाता था, और जीवित रहने के लिए अनुकूल लक्षण
प्राकृतिक रूप से चुने जाते हैं। आपको उस एरिया में चाहे उस पर्यावरण के रूप में अपने को ढालना पड़ता है नेचुरल सिलेक्शन में। फिर बात करेंगे उदाहरण, ब्रीड ऑफ डॉग्स, वेराइटीज ऑफ राइस। तो ये है आपका एग्जाम्पल आर्टिफिशियल की। नेचुरल की बात करेंगे तो मानव विकास, छिपकलियाँ में अनुकूलन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा आपका नेचुरल सिलेक्शन कहलाएगा। उसके बाद आपकी बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है, इससे आप क्या सारांश निकालते हैं, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर में जो सीखा है उसका कुछ प्रतिफल आउटकम्स मिला कि नहीं मिला वो चेक करें। वाई आर ह्यूमन टीथ एंड एलिफेंट टस्क होमोलॉगस, यानी कि बिकॉज दे हैव सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर but perform different function, chewing versus digging versus fighting, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकलता है। Why did dinosaur go extinct, ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। Likely due to the evolution of more capable species and changes in the environment that couldn't adapt to, संभवतः अधिक सक्षम प्रजातियों के विकास और वातावरण में आए परिवर्तनों के कारण जिसके अनुकूलन नहीं हो सके, उन्होंने पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाए, अनुकूलित नहीं कर पाए, तो ये है आपका अनुकूलन के कारण हुआ। इस तरीके से यहाँ से कारण लिया जा सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ डार्विन शिप, डार्विन के जहाज का नाम बताना है। तो डार्विन का जो जहाज का नाम था HMS बिगल। तो इस तरीके से होता है चैप्टर ख़त्म बच्चों। ख़त्म हो गया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। सर के लिए थैंक यू हो जाता है, तो थैंक यू करने के लिए आपको लाइक का बटन दबा देना है, कमेंट ऑन रखना है। कोई भी चीज़ें आपको नीड होगी सर को बोलेंगे, सर आपका काम हाजिर करेंगे। थैंक यू सो मच।